भूमि सुधार, इसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि आवश्यकता क्यों, आवश्यकता क्यों आवश्यकता है। तो सामान्य तौर पे अगर हम लोग इतना कह दें कि गांव का विकास करने के लिए, तो गांव का विकास कैसे होगा, इन्हीं सब चीज़ों को हासिल करके, है ना। ग्रामीण विकास कैसे होगा, तो सबसे पहले कहते हैं कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भूमि सुधार इसलिए आवश्यक है ताकि कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। कृषि की उत्पादकता बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ जाएगा, और उत्पादन बढ़ जाएगा तो किसानों की आय बढ़ जाएगी। दो काम होगा उत्पादन बढ़ने से, एक तो किसानों की आय बढ़ जाएगी क्योंकि उनके पास फसल ज़्यादा है तो बेच के ज़्यादा लाभ कमाएंगे, और दूसरे नंबर पर क्या होगा, खाद्य सुरक्षा, है ना। खाद्य सुरक्षा का संकट, क्योंकि खाद्यान्न जितना ज़्यादा उत्पादित होगा उतना ही ज़्यादा, वैसे तो हम लोग खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, लेकिन जितना ज़्यादा उत्पादित होगा तो खाद्यान्न संकट जैसी समस्या जो रही होगी किसी क्षेत्र में वो दूर किया जा सकेगा, और हम लोग निर्यातक भी हो सकते हैं, अभी भी है निर्यातक, खाद्य आपूर्ति करते हैं बहुत सारे देशों को, हम लोग रसद सामग्री बेचते हैं। तो उत्पादकता बढ़ने से खाद्य सुरक्षा का मतलब आप लोग जानते हैं अभी कोरोना काल में कैसे मुफ्त राशन मिल रहा है, तो ये इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम लोग कृषि में काफ़ी उन्नत हैं। ठीक है, अभी बहुत कुछ होना शेष है, लेकिन जितना है उस हिसाब से भी पर्याप्त है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि भूमि सुधार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि गरीबी का निवारण किया जाए। गरीबी का निवारण सीधा सा मतलब है कि आय में वृद्धि हो जाएगी, तो इसका मतलब कि गरीबी का निवारण हो गया। सबको रोजगार, आपने शुरुआत में पढ़ा था कि रोजगार और कृषि में ज़्यादा रोजगार मिले हैं गाँव में, तो वैकल्पिक रोजगार भी हम सबको दे दिया जाए, तो इस तरह से गरीबी का निवारण भी किया जा सकेगा। तो अगले नंबर पर लिखा है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए। सामाजिक न्याय का मतलब समाज, जो ग्रामीण सामाजिक संगठन है उसमें जो सामाजिक समस्याएं हैं दुनिया भर की, अब यहाँ पे हम लोग जिक्र नहीं कर सकते समय कम होने के कारण, उसका भी समाधान हो जाएगा यदि भूमि सुधार होने के बाद कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी, गरीबी का निवारण हो जाएगा, तो यह भी धीरे धीरे करके सुधर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को अगर हम लोग कर लें तो निश्चित रूप से ग्राम विकास की ओर हम लोग अग्रसर। और भी बहुत कुछ है, लेकिन इसके माध्यम से कैसे ग्राम विकास होगा ये आपने देख लिया है। तो ये सब कैसे संभव होगा, ये सब तभी संभव होगा जब कृषि में उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर सामान्य तौर पे उपाय देखा जाए तो उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। यदि आप खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो आपका उत्पादन कैसे बढ़ेगा। दो तरीका है। जैसे अगर उदाहरण दिया जाए, आप 1 बीघे पर खेती करते हैं, 1 बीघे पर खेती करते हैं और 10 क्विंटल का उत्पादन करते हैं। हाँ जी, 1 बीघे में कितना, 10 क्विंटल का उत्पादन करते हैं। 1 बीघे में 10 क्विंटल का उत्पादन किया, अब आप चाहते हैं कि 20 क्विंटल का उत्पादन करें, तो आप क्या कर सकते हैं। दो तरीका है। एक ये है कि भूमि बढ़ा दें, 1 बीघे की जगह 2 बीघे की खेती करने लगे, नंबर 1 समाधान है। और नंबर 2 ये है कि हम उत्पादकता बढ़ा दें, है कि नहीं। 1 ही बीघे में 20 क्विंटल उत्पादित करने की क्षमता कर लें, तो इसका मतलब कि उत्पादन बढ़ेगा। उसके लिए सामान्यतः 2 उपाय हैं। पहला ये है कि कृषि योग्य नई भूमि का विकास कर लिया जाए। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि जमीन कैसे बढ़ाएंगे, रबड़ तो है नहीं खींचते चले जाएंगे, इसीलिए इसमें एक शब्द लिखा है कि कृषि योग्य नई भूमि का विकास। जितनी जमीन है उसी में से कैसे और कृषि योग्य बना लिया जाए, उसकी बात है। और दूसरे नंबर पे आपको कहा गया है कि कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपको बताया गया था, वही प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, याद है, कई बार उदाहरण दिया जा चुका है। उत्पादकता बढ़ाकर, ये उत्पादकता कब बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी। 1 ही बीघे में 10 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल उत्पादित करने के लिए उसी में ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे कि उन्नत किस्म का बीज आपको, जो 1 बीघे में ही ज़्यादा उपज देने वाला हो, और उर्वरक ठीक ठाक प्रयोग हो। इसके अलावा जो बहुत सारे कीटनाशक वगैरह लग जाने से फसल नष्ट होता होगा, तो कीटनाशक का प्रयोग कर दे ताकि फसल नष्ट ना हो, तो हमारी फसल पैदावार ज़्यादा दे दे। तो सिंचाई आदि की व्यवस्था करके, कृषि यंत्रों या विभिन्न प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करके हम अपने उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। यदि हमारे खेतों की, हमारे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी आय बढ़ जाएगी, और आय बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। देखिए, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी, सभी समस्याओं का नहीं, बहुत सारी समस्याओं का या अधिकतम समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो इसको अगर हम लोग करें कृषि उत्पादकता, आपको बताया कि इसमें पूंजी बहुत अधिक लगता है। और दूसरी बात, पूंजीवादी देश की संकल्पना हम लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा था, तो पूंजीवादी देश, जिन्हें हम लोग विकसित देश भी कहते हैं, उनके पास पर्याप्त पूंजी भी है,
क्यों कहते हैं, ये सब उसी क्लास में पढ़ा जाता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत इन सब चीज़ों का अधिक प्रयोग किया जाता है, जबकि हम लोग के यहाँ समाजवादी या समाजशास्त्री सोच के साथ आगे बढ़ाया जाता है। तो हम लोगों ने पहले इसी को अपनाया था। और ये सब कैसे हुआ था, तो आपने देखा है कि स्वतंत्रता के बाद, आपको पता है हम लोग एक दिन जिक्र किए थे कि स्वतंत्रता के पहले जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजों ने इस तरह से एक व्यवस्था स्थापित कर लिया था राजस्व वसूलने का कि किसानों या काश्तकारों और सरकार के बीच में एक मध्यस्थ आ गए थे, और जिसके कारण अनेक प्रकार की भूमि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई थी। उन्हीं सब समस्याओं के समाधान के लिए कि कैसे भारत में कृषि का विकास किया जाए, इन सब के लिए जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और उन्हीं की सिफारिश पर 4 मुख्य प्रकार के सुधार करने का प्रयास शुरू हुआ। उसमें से पहला प्रयास था मध्यस्थों का उन्मूलन, दूसरा था काश्तकारी सुधार, तीसरा था चकबंदी और चौथा था हदबंदी। तो जो पहला है देखिए मध्यस्थों का उन्मूलन, इसके लिए आपको जो बताया गया था कि जमींदार, जो बीच में जमींदार वर्ग आ गया किसान और सरकार के मध्य, उसको समाप्त करने के लिए उसका समाधान ये था कि उनको समाप्त किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मद्रास सरकार द्वारा 1948 में प्रयास किया गया था, लेकिन संविधान लागू होने के बाद भारत सरकार ने एक कानून पारित किया, जमींदारी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1950, और जब इसको पारित किया तो इसके अनुसार सभी राज्य धीरे धीरे अपने अपने यहाँ जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाने लगे। परंतु विभिन्न प्रकार के विधिक चुनौतियों के कारण, वो जो आप लोग की संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार था, उसके कारण लोग, जमींदार लोग जाने लगे कोर्ट में कि हमारी संपत्ति को छीना जा रहा है। तो मजबूर होकर सरकार को संविधान में पहला संशोधन करके एक 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें आप लोग जानते हैं भूमि सुधार कानून को रखा गया है। और इसके अंतर्गत यह व्यवस्था किया गया कि कोई भी विषय या कानून जो 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उससे न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकेगा। और इस तरह से ये 9वीं अनुसूची जोड़कर भूमि सुधार में जमींदारों के उन्मूलन के लिए एक बहुत ही सार्थक प्रयास किया गया। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने भी 1950 में अपने यहाँ जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाया था। धीरे धीरे करके सभी राज्यों ने लगभग 1972 तक जमींदारी उन्मूलन कानून बना लिए और अपने यहाँ इसको समाप्त करने का लगभग सफल प्रयास किए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाला आपका हो जाता है। दूसरे नंबर पर बात करें काश्तकारी सुधार। आपको मैंने एक दिन बताया था कि काश्तकार क्या होता है, जो खेती करता है, वास्तव में जो जमीन पर खेती करता है वो भूमि का मालिक है या नहीं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जो भूमि का मालिक नहीं है सामान्यतः उसी को हम लोग काश्तकार कहते हैं। किसान को भूमि का मालिक मानते हैं हम लोग। तो काश्तकार अक्सर जो गांव में प्रणाली प्रचलित है अधिया पर देने का, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काश्तकार कहते हैं। वो लोग जो चुकाते हैं उसको हम लोग लगान कहा करते थे, और जिसको देते थे भूमि जमींदार को देते थे, और फिर जमींदार जो सरकार को देता था उसे राजस्व कहा जाता था, भू राजस्व कहा जाता था। तो इसमें बड़ी समस्याएं होती थी काश्तकारों के लिए। आज भी काश्तकारों के लिए जो समस्याएं लगभग बनी हुई हैं, उसके समाधान के लिए 3 व्यवस्थाएं हैं। जैसे लगान में नियमन, यानी लगान की दर बहुत कम की जाए, रिजनेबल की जाए, ठीक है ना, उपयुक्त किया जाए। आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश काल में बहुत ज़्यादा लगान वसूल लिया जाता था, बहुत पीड़ित करते थे लगान वसूलने के लिए। लगभग आप देखते थे कि उनकी पूरी फसल ही धीरे धीरे करके पिछले साल इस साल करके खत्म हो जाती थी कि पिछला बकाया है ऐसा करके। दूसरे नंबर पे काश्तकारी में स्थायित्व की बात है। ये क्या है, काश्तकार जैसे हमने अपने खेत को किसी को फसल उपजाने के लिए दिया, कृषि करने के लिए दिया, और उसे दे तो दिया लेकिन उसे हम जल्दी ही हटा देते हैं, 1 साल में हटा दिए, 2 साल में हटा दिए, उसमें स्थायित्व तो नहीं होता था। तो पहला काम ये किया जाए भूमि सुधार में, ये है कि वो तभी अच्छा पैसा खर्च करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे जब उनके काश्तकारी में स्थायित्व हो। तो इसके लिए कुछ कानून बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी काश्तकार को उसे तभी हटाया जाए खेती करने से, उसके ज़मीन से, जब आप खुद खेती करना चाहते हो। कुछ विभिन्न प्रकार के कानून बनाने के बारे में सोचा गया कि आपने किसी काश्तकार को खेती करने के लिए दिया है तो उसे तभी हटा सकते हैं जब आप खुद खेती करना चाहते हो। इसके अलावा अगर वो उसे हटा ही रहे हैं तो हटाने के पहले एक विधिक कार्रवाई हो, और इसके साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि यदि आप उसे हटा रहे हैं तो अपने ज़मीन का एक हिस्सा उसे जरूर खेती के लिए दीजिए। इसमें काश्तकारी स्थायित्व पर विचार किया गया, तो लोग ऐसा करने से बचेंगे और लंबे समय तक
क्या करेंगे, एक काश्तकार को खेती करने के लिए उपलब्ध कराएंगे। तीसरे नंबर पे यहाँ है स्वामित्व का संबंधी अधिकार। जो व्यक्ति, इसमें ये माना गया कि जो काश्तकार लंबे समय तक किसी खेत पर फसल उगा रहा है, खेती कर रहा है, तो उसे उस खेत का मालिक बना दिया जाए। जैसे खेत मेरा है, उस भूमि का स्वामी मैं हूँ, मालिक मैं हूँ, लेकिन मैं उस पर लंबे समय से खेती नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैं किसी काश्तकार से खेती करवा रहा हूँ। तो जब काश्तकार को ही खेती करना है तो ऐसा कानून बनाने की बात हुई कि उस लंबे समय तक काश्तकार को जो खेती कर रहा था उसे ही उस भूमि का मालिक बना दिया जाए। इसके लिए लंबा समय क्या है ये निश्चित करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी बताया गया है लगभग 12 वर्ष। लगभग 12 वर्ष से अधिक अगर कोई काश्तकार किसी खेत पर खेती कर रहा है तो ऐसे काश्तकार को इस खेत का, उस जमीन का, उस भूमि का स्वामी बना दिया जाए। ठीक है ना। तो इस तरह से ये समस्या का समाधान करने का तरीका था। अब इसमें देखिए एक चकबंदी और एक हदबंदी लिखा हुआ है। मैं इसको कहूँगा कि मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा। ठीक है, विस्तार करते हैं इसको। देखिए इसमें एक है भूमि पुनर्गठन। भूमि पुनर्गठन, ठीक है। ये भूमि पुनर्गठन क्या है जरा इसको समझिए। भूमि का जो रीस्ट्रक्चरिंग कह लीजिए, रिकंस्ट्रक्शन कह लीजिए, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, तो ये जो भूमि का पुनर्गठन है इसे हम लोग दो तरीके से देख पाते हैं। एक तरीके से हम लोग देखते हैं, उसमें कहा जाता है कि छोटे भूमि की समस्या का समाधान। किसका? छोटे भूमि की समस्या का समाधान। ये छोटे भूमि की समस्या क्या है भाई? समस्या का समाधान आपको बताया गया था शायद जिक्र का, अभी हम लोग किसान नहीं लिखा ना, किसान भूमि के जोत के आकार पर किसानों का प्रकार, जिसमें हम लोग सीमांत किसान, लघु किसान, लघु मध्यम किसान, मध्यम किसान और बड़े किसान की बात करते हैं, लिखवा दिया जाएगा। छोटी भूमि की समस्या का समाधान, समस्या का समाधान। और दूसरे नंबर पर है आप जानते हैं कि भूमि के मालिकाना हक वाली बात, यानी भूमि वितरण, भूमि का वितरण, भूमिहीनों में भूमि वितरण, भूमिहीनों में भूमि वितरण। ठीक है, भूमिहीनों में भूमि वितरण। अब इसमें देखेंगे छोटे भूमि की समस्या का एक दिन शायद जिक्र किया था, नहीं किया था तो अभी बता दे रहा हूं। जैसे ऐसे होता है कि बहुत छोटा छोटा जोत का आकार है, इतना छोटा छोटा, मतलब ये बोर्ड वाला छोटा नहीं, 2 बिस्सा, 4 बिस्सा, 10 बिस्सा, 15 बिस्सा। तो ऐसी स्थिति में कृषि यंत्रों का प्रयोग करना बहुत आसान नहीं होता है। तो छोटे छोटे भूमि को, इसकी जो समस्याएं हैं, किसी के पास 5 बिस्सा है, किसी के पास 10 बिस्सा है, इस समस्या का समाधान करने के लिए मुख्य रूप से हम लोग 3 चीज़ों को अपनाते हैं। एक उसमें से है क्या? चकबंदी। उसमें से एक क्या है? चकबंदी है। ठीक है, क साइलेंट हो गया ना, चकबंदी। इसमें से एक आपका चकबंदी हो जाता है। दूसरे को इसी में हम लोग आपने सुना है लीजिंग, लीज पर देना, है ना, लीजिंग जिसे हम लोग कहते हैं, ये हो जाता है। और तीसरा हो जाता है हम लोगों ने नहीं सुना है क्योंकि हम लोग के क्षेत्र में बहुत कम सुनाई देता है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, सहकारी कृषि, है ना। कौन सी कृषि? सहकारी कृषि उसे कहते हैं। अभी बता रहा हूं क्या है। और अगर इधर देखें तो इसका उपाय क्या है? हदबंदी। इसका उपाय है हदबंदी। इसे सीलिंग एक्ट, सीलिंग कानून कहते हैं। ठीक है ना, हदबंदी। अब ये क्या है जरा ऐसे समझा जाए। देखिए छोटे छोटे खेतों में खेती करना आसान नहीं होता। आपके पास भी छोटा खेत है, आपके पास भी छोटा खेत है, आप कुछ और उगाना चाहेंगे, आप कुछ और उसमें कृषि यंत्रों का, तकनीकी का प्रयोग करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर खेतों के आकार को बड़ा कर दिया जाए तो ऐसे में कोई भी किसान बड़ी आसानी से खेती कर सकेगा यंत्रों का प्रयोग करके। इसके साथ ही साथ टुकड़े टुकड़े में बहुत जगह बटा है तो उतना रुचि लेकर हर जगह वैसा ही खेती नहीं कर पाएगा। अगर एक जगह उसे कर दिया जाए तो उसे वो क्या कर पाएगा? बड़े ही अच्छे तरीके से खेती कर सकता है। अच्छे तरीके से खेती करेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो उसकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से सभी समस्याओं का समाधान करने में वो सशक्त होगा। ठीक है, अब देखते हैं तो चकबंदी क्या है। पहला पॉइंट क्या है? चकबंदी क्या है? चकबंदी क्या है भाई? तो चकबंदी के लिए लिखा है कि कृषकों के बिखरे हुए भूमिखंडों को क्या करना? एक जगह पे संचित करने की व्यवस्था है। आपको मालूम है कि चकबंदी में कई गांवों में जब किसानों का खेत फैला होता है, कई जगहों पे फैला होता है, कहीं 10 बिस्सा है, कहीं 15 बिस्सा है, कहीं कुछ है, तो कोशिश की जाती है यथाशक्ति कि उन सभी भूखंडों को एक जगह समेट दिया जाए। तो इसमें मालियत वगैरह की बात आती है कि कैसे जाएंगे। आपकी भूमि, अगर आपकी भूमि यहाँ है और आपकी भूमि वहाँ है तो कोशिश करें कि आपकी भूमि को वहाँ कर दिया जाए, इनकी भूमि को यहाँ कर दिया जाए। तो आपकी भूमि से अदला बदली करके आपकी मालियत के हिसाब से सारी भूमि आपकी एक जगह और आपकी भूमि एक जगह, इसी को कहते हैं कि जो भूमि खंड
अलग अलग टुकड़े टुकड़े में था, उन खंडों को एक जगह क्या कर दें, संचयित कर दें और इकट्ठा कर दें, तो एक जोत का आकार बड़ा हो जाएगा। जोत का आकार बड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से खेती की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो चकबंदी की जो इसका प्रयास किया गया, तो पहला प्रयास आज़ादी के पहले सबसे पहले कहाँ किया गया था, पंजाब में किया गया। पंजाब में सबसे पहले 1920 ईस्वी में इसके लिए प्रयास किया गया और लगभग सफल रहा। सफल होने के बाद आज़ादी के बाद हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और 1947 में सबसे पहले महाराष्ट्र, इस समय बम्बई के नाम जाना जाता था, बम्बई प्रांत में इसे लागू किया गया और बम्बई के बाद फिर से पंजाब में, आज़ादी के बाद पंजाब में विधि बनाकर, कानून बनाकर इसे लागू कर दिया गया। और चकबंदी का काम ऐसे इस तरह से भारत सरकार ने कानून बना दिया कि चकबंदी कैसे किया जाए। चकबंदी ऐसे किया जा सकता है कि किसी भी गांव में यदि चकबंदी की आवश्यकता महसूस हो रही है या उस क्षेत्र में महसूस हो रही है, तो उस गांव के कम से कम 50% किसान, ऐसे किसान जो उस पूरे गांव के 2/3 या उससे अधिक भूमि के मालिक हों, अगर वो लिखित रूप से सरकार से निवेदन करते हैं, प्रतिवेदन देते हैं, तो उनके निवेदन प्रतिवेदन एप्लीकेशन पर चकबंदी की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। इसमें कोई कठोरता नहीं है। सभी लोग चाहते हैं कि भाई चकबंदी हो जाए, हम लोग का खेत एक जो बिखरा हुआ है उसको एक जगह कर दिया जाए। तो ऐसे एप्लीकेशन मात्र से जो 50% किसानों के सहयोग से हो सकता है, तो चकबंदी किया जा सकता है। तो चकबंदी की प्रक्रिया से क्या होगा, जो छोटी छोटी भूमि है उसकी समस्या का समाधान किया जा सकेगा। दूसरे नंबर पे आपने लिखा हुआ है लीजिंग, लीज पर देना, एक प्रकार से पट्टे पर देना, है ना। आप लोग जैसे अभी गांव में बताएं अधिया वाली प्रक्रिया, वैसे ही हम लोग के गांव में एक प्रक्रिया और चलती है, जमा पर जिसे कहते हैं। देखा है, जमा पर विधिक नहीं होता है, गैर विधिक होता है। जब आप जमा पर दे देते हैं किसी को कि हर साल हम इतना आपसे राजस्व वसूलेंगे, इतना हमें किराया चाहिए, इतना प्रतिफल चाहिए, 10,000 20,000 रुपया बीघा एक साल के दे दिया, तो एक प्रकार से वो लीज पर दिए। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। अब उसे 1 साल के लिए वो क्या करेगा, परती रखेगा अपने खेत को या फसल उगाएगा, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, नुकसान ना करे, बाकी फसल उगाए या ना उगाए, कौन सा फसल उगाएगी उसकी समस्या है, तो उसे लीजिंग कहते हैं। ये जब लीगल हो जाता है, विधिक तरीके से होता है कि 10 साल के लिए पट्टे पर, 20 साल के लिए पट्टे पर, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, हमने छोटे छोटे भूखंडों को पूरे गांव से क्या ले लिया, किराए पर ले लिया। और छोटा छोटा भूखंड हमने किराए पर लिया, तो ऐसा थोड़ी हुआ कि किसान, गांव के किसानों का भू स्वामित्व चला गया, भू के मालिक अभी भी वही है। हमने उनसे लीज पर लिया 5 साल के लिए और उन सभी के खेतों को मिला दिया और मिलाकर एक बड़ा खेत बना लिया। अब हमको इसमें जो कुछ भी उगाना है हम इसमें अपना उगा सकते हैं। तो जब वो खेत का आकार, जोत का आकार बड़ा हो जाता है, तो छोटे खेतों की समस्या में एक बहुत अच्छी चीज़ को लीजिंग के रूप में देखा जाता है ना। और तीसरे नंबर पर सहकारी कृषि है। सहकारी कृषि क्या है, अच्छा, इसी को हम लोग जैसे अभी जो नया भूमि कानून पारित हुआ है, जो रद्द भी कर दिया गया है, उसी में लीजिंग वाली बात है। इसमें आपसे मतलब नहीं होता कि आप क्या खेती कर, जिससे हम लोग आजकल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट भी 2 तरीके का, एक जमीन पर, एक फसल पर, ठीक है, देखा जाएगा कभी अगर उसको देखना हुआ तो लीजिंग कानून आपका ये हो जाता है। तीसरे नंबर पर सहकारी कृषि से भी छोटे आकार के भूमि खंडों की समस्या का समाधान हो सकता है। ये क्या है, सहकारी कृषि के लिए होता क्या है कि ये बहुत कम है। हमारे गांव कहा जाता है कि भारत में मात्र 2% के आसपास लोग ही सहकारी कृषि कर रहे हैं और वो कुल कृषि योग्य भूमि का 0.5% से भी कम है। अब ऐसी स्थिति में ये सहकारी कृषि क्या है, कैसे है, तो आप जरा समझिए। जैसे कोई गांव चाहता है कि हम लोग के पास छोटा छोटा भूमि का आकार है, कोई गांव के लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर खेती करें, तो भूमि के मालिक तो वही हैं, तो सहकारी समितियां होती है ना, तो जो राज्य की सहकारी समिति वाले कानून बने हुए हैं, उस कानून के माध्यम से एक समिति बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, गांव के लोग आपस में मिलकर, किसान आपस में मिलकर एक समिति बनाएंगे और उसमें पंजीकरण कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सभी लोग आपस में मिलकर खेत एक कर लिए और इसमें फसल का उत्पादन करेंगे। जो भी फसल का उत्पादन करेंगे अपने खेत के अनुपात में सभी का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन छोटे जोत के आकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं, छोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, शायद समझ जाए आप लोग। जब कभी कोई छोटा मोटा फंक्शन करते हैं, मान लेते हैं कि खाने पीने का आपने कर लिया कि आज पार्टी होगी, मंदिर पर प्रोग्राम होगा, तो पहाड़ पर प्रोग्राम होगा, बाटी चोखा बनेगा, पनीर वगैरह जो भी बनाना चाहते हैं, तो सभी लोग अपना अपना चंदा देना चाहते हैं कि हम ये दे देंगे। हम लोग तो सामान्यतः शहरों में लोग कहते हैं कि पैसा देते हैं, लेकिन गांव में अपने अपने पास जो होता है, कोई क्या दे रहा है, कोई बैगन दे रहा है, कोई सब्जी वाला आइटम दे रहा है, कोई आटा दे रहा है, कोई आग दे रहा है, आग का मतलब उपली दे रहा है, इस तरह से चंदा देकर काम कर लेते हैं। वैसे ही ये है सहकारी, वो सहकारी भोजन था, सहकारी पार्टी थी, है कि नहीं, सभी लोग मिलकर कर लिए थे, हो गया था बड़ा सा काम। तो यहाँ पे सहकारी कृषि का मतलब सभी के खेतों का समायोजन कर लिया जाता है और वही जो बताया सहकारी समिति
राज्य सरकारों के कानून के माध्यम से पंजीकृत करा के मालिक वही रहेंगे अपने अपने खेत के, लेकिन सबको एक में करके फसल का उत्पादन किया जाएगा, फिर अनुपात के हिसाब से लाभ को बांट लिया जाएगा। तो इससे भी छोटे भूमि की समस्या का समाधान किया जा सकेगा। तो इस तरह से देखिए ईथर वाला हो गया। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो चकबंदी कानून आपका है, कौन सा है? चकबंदी कानून है।